आप में से बहुत से लोगों ने आर्नल्ड की मूवी टर्मिनेटर देखी होगी। इसके अंदर दो मशीनें इंसानों के रूप में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर निकली हुई होती हैं। इनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ये खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपना मिशन अंजाम देने में लगी हुई होती हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर कोई सुपर पावर मुल्क अपनी फौज बना डाले इस तरह की? अच्छा, आगे आ जाते हैं, ये तो कुछ पुरानी मूवी है ना। 2019 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एंजल हैज़ फॉलन। ये एक एक्शन थ्रिलर था बुनियादी तौर पर, और ये फिल्मों की एक सीरीज़ है। 2013 में इस सीरीज़ की पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था ओलंपस हैज़ फॉलन। इसके 3 साल के बाद इस सीरीज़ की दूसरी फिल्म आई थी लंदन हैज़ फॉलन। और फिर 2019 में जो इसका आखिरी हिस्सा आया है ना अभी, एंजल हैज़ फॉलन के नाम से, परहैप्स ये इस सीरीज़ का सबसे बेहतरीन हिस्सा आप कह सकते हैं। दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और 146 मिलियन डॉलर का बिजनेस इस फिल्म ने किया था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज यू विल एवर सी। इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज़ इन्होंने दिखाई हुई है मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से, जिसे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी कहाँ जाके पहुँच चुकी है दुनिया में और हम किस दौर में रह रहे हैं। ये देखने के बाद शायद आपको एहसास होगा कि किसी मुल्क के बॉर्डर्स पर भले ही लाखों की तादाद में फ़ौज खड़ी हो, लेकिन फिर भी उस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए 100% गारंटी नहीं दी जा सकती अगर वो मुल्क मॉडर्न वारफेयर से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर है। इस फिल्म में दिखाते हैं कि किस तरह ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स अमेरिका के सदर को टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। खुद ही जान जाते हैं कि कौन सा दुश्मन है, किसको हिट करना है, किसको नहीं करना। अमेरिकी सदर बोर्ड पे होते हैं और ये आसमान पर हज़ारों की तादाद में, जैसे परिंदे नहीं उड़ रहे होते झुंड बना के, ऐसा ही एक झुंड नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल में वो ड्रोन्स होते हैं। और चूंकि ये बहुत सारे एक साथ होते हैं, एक साथ फ्लाई कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको स्वार्म ड्रोन्स भी कहते हैं। स्वार्म लफ्ज़ का मतलब होता है कि थिक ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, या परिंदों का एक थिक झुंड हो। अगर बहुत सारे परिंदे एक साथ हों तो वो भी स्वार्म है। ऐसे ही बहुत से ड्रोन एक साथ उड़ रहे हों जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रहे हों। अच्छा, इनके अंदर अपनी स्वार्म इंटेलिजेंस भी होती है। अब ये क्या भला है? इंडिविजुअली एक एक ड्रोन सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, इसका अपना अलग अलग सिस्टम होता है, हर ड्रोन का अलग सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी इन तमाम ड्रोन्स के अंदर एक कलेक्टिव बिहेवियर भी होता है। दो ड्रोन्स के सिस्टम अगर एक ही टारगेट को देख रहे हैं और एक जाके पहले उस टारगेट के ऊपर गिर के फट गया, खुद भी डिस्ट्रॉय हो गया और अपने टारगेट को भी इसने डिस्ट्रॉय कर लिया, तो जो दूसरा ड्रोन होगा ना, जिसने भी वो टारगेट आइडेंटिफाई कर रखा होगा, वो इसको हिट नहीं करेगा, वो फिर रुक जाएगा। टारगेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वो रुक जाएगा, फिर वो रिपोजिशन करेगा खुद को और नया टारगेट ढूंढने निकलेगा बैटलफील्ड में। नाउ हियर इज द शॉकिंग थिंग, ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में पहले ही मौजूद है। अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है, और भी कुछ मुल्कों के पास हो सकती है, लेकिन ये दो मुल्क लीडर हैं इस सिलसिले में। अब आपको पता चला कि ये 3 लाख फौज क्यों घटा दी है चीन ने 2015 के बाद, और भी कम करेंगे ये आने वाले दिनों में। और अब आपको पता चला कि ये 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का पैसा जो लगा रहे हैं, वो पैसा किस चीज़ पे लगा रहे हैं चीनी, और अमेरिका क्यों इनसे डायरेक्टली पंगा नहीं ले पा रहा और इनको अपने लिए थ्रेट समझ रहा है। सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया इस एपिसोड के अंदर कि असल गेम क्या चल रही है और क्या क्या खौफनाक किस्म की टेक्नोलॉजी चीन के पास आई हुई है। एक फौजी नहीं मरना चाहिए हमारा, और हमने जंग भी जीतनी है, ये असल ऑब्जेक्टिव है। ये सारी तैयारियां, ये सारी इन्वेस्टमेंट डिफेंस के शोबे में इसीलिए हो रही है कि हमने हज़ारों किलोमीटर लेना है, लेकिन एक भी फौजी हमारा इस बीच मरना नहीं चाहिए, या फिर कम से कम हमें जानी नुकसान होना चाहिए। दुश्मन की फौज चाहे लाखों में हो, वी विल एलिमिनेट देम ऑल टुगेदर। 10 लाख आ जाएं, 15 लाख आ जाएं, सबको ढेर कर देंगे, लेकिन हमारा फौजी नहीं मरना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है ना। इस सारे सिनारियों को आप आ जाएं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के थिएटर में देखें। ज़रा इंडियन मीडिया लगा के सुने तो सही, अजीब मकबूतुल हवास किस्म की मखलूक आपको वहाँ पर नज़र आती है। सफ़ेद बाल हो गए हो अगर किसी मिलिट्री के ऑफिसर के, और फिर भी वो ये बातें कर रहा हो कि हम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए हैं, हमें हाइट का एडवांटेज है, चीनियों को उड़ा के रख देंगे, तो व्हाट विल यू कॉल दिस पर्सन? आपको पता है सर्विलेंस के लिए अब मक्खी से भी छोटे ड्रोन्स आ चुके हैं, मक्खी, जो कि हर मौसम में उड़ सकते हैं।
आपका फौजी दूरबीन लेकर बॉर्डर के उस पार देख रहा होगा और उसके सर के ऊपर मक्खी ड्रोन बना रहा होगा, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ऑफ कोर्स चाइनीज़ लैंग्वेज में गाना गा रहा होगा मक्खी ड्रोन। मक्खी एक इंडियन मूवी का मशहूर डायलॉग है ना कि एक साला मक्खी आदमी को हिजड़ा बना देती है। मच्छर की साइज़ के ड्रोन अभी आ सकते हैं, अगर मक्खी आ गई है तो मच्छर के साइज़ के ड्रोन भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब तक मच्छर ड्रोन की कंफर्मेशन नहीं आती, रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं आती इस सिलसिले में, तब तक यही डायलॉग बोलना पड़ेगा कि एक साला मक्खी आदमी को हिजड़ा बना देती है। वैसे क्या ही बेहतरीन हिंदी सिनेमा का ये दौर था, जैसे बेहतरीन अदाकार, वैसे ही ज़बरदस्त सिंगर्स, वैसे ही क्या ज़बरदस्त कहानियाँ हुआ करती थी। और आज बस पैसा ही सब कुछ है। फिल्म ने कमा लिया तो दिस इज़ इनफ है। फिल्म से लोगों ने क्या सीखा, क्या पाया, दिस इज़ इर्रेलेवेंट। अच्छा, फ़ौजी महाज पर तो हम बात करते रहते हैं ना, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि मीडिया का सोसाइटी पे कितना गहरा असर होता है? पहले की आप इंडियन मूवीज़ देखें, हीरोइन के लिबास आप देखें, आपको उसमें इंडियन कल्चर मिलता है, आपको उसमें इंडियन एक प्राउड फील होने वाला कल्चर मिलता है, संस्कृति मिलती है। कोई वल्गैरिटी ज़्यादा आपको नहीं मिलती, कोई आपको आइटम सॉन्ग्स नहीं मिलते, कोई वेस्टर्न टच आपको नहीं मिलता। शराब पीना, नशा करना, ये गुंडे बदमाशों की निशानी दिखाई जाती थी। आजकल क्या हो रहा है? हीरो जनाब अपने हमनवाओं के साथ आपको शराबी मिलता है। एज अ रिज़ल्ट मुआशरे के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा शराब आपको आम मिलती है। टीनेजर्स भी पीते हुए नज़र आते हैं इंडिया के अंदर। अब शराबी होना गाली नहीं है, अब आम हो गया है ना, मीडिया के ज़रिए आम कर दिया गया इस चीज़ को। अब हीरोइन जो है ना फिल्म में, ये इंडियन कल्चर में नज़र नहीं आती, आपको वेस्टर्न कल्चर में नज़र आती है। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं, वेस्टर्न कल्चर सारा। डांसेस भी आपको वेस्टर्न कल्चर वाली नज़र आ रही होती हैं। वेयर इज़ रियल इंडिया इन ऑल दिस? रियल इंडिया कहीं पैसों की हेर फेर में गुम हो गया है। पहले मुआशरे में रेप की खबरें ज़्यादा आपको सुनने को नहीं मिल रही होती थी, लेकिन अब आम हो गया है ना। मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ इसमें। आप जो दिखाएंगे ना उसका असर इंसानी जहन पर ज़रूर होगा, ये बात समझ ले आप। जो चीज़ दिखाएंगे ना इंसान को, उसके जहन पे उसका असर होगा। पहले सोसाइटी में भाईचारा था, मुसलमान गद्दार नहीं समझे जाते थे इंडिया के अंदर, और इनके ऊपर आतंकवादी का टैग नहीं चिपकाया जा रहा था ज़बरदस्ती। तो पहले की फिल्में देखें, मिसाल के तौर पर आप अमजद खान, जितेंद्र और संजीव कुमार की एक फ़िल्म है बड़ी बेहतरीन, वक्त की दीवार। इसके अंदर जनाब एक मुसलमान जो है वो पाल रहा है हीरो को, और हीरो जो है वो हिंदू है, पाल उसको मुसलमान रहा है, और वो हीरो जो हिंदू हीरो है वो मुसलमान को बाबा कह रहा होता है। एक फैमिली है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज डेकेड्स की मेहनत से बनाया गया इस तरह। लेकिन अब आपको मुसलमान जो है ना, इसको अगर आपने गलती से हीरो पोर्ट्रे करके दिखा दिया ना किसी फिल्म में, तो आरएसएस के गुंडे जो हैं ये सिनेमा को आग लगा देंगे। अब हर फिल्म में अगर मुस्लिम होगा तो कंधे पर रुमाल होगा उसके, और वो आतंकवादी होगा। ये इमेज दुनिया भर में भेजा जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज एज अ रिजल्ट तबाह हो चुका है। वो जो कई डेकेड्स की मेहनत के बाद एक पॉजिटिव इमेज बनाया गया था ना, इट्स ऑल ओवर। कल्चर रिप्लेस हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर उसकी जगह लेता जा रहा है, और कपड़े भी वैसे ही आते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। शराब, जुआ, गंदी आदतें जो है ना, लिव इन पार्टनरशिप अब आपको नज़र आने लगी है इंडियन सोसाइटी में। कौन सोच सकता था आज से 20-25 साल पहले कि लिव इन पार्टनरशिप इंडिया में? गे और लेस्बियन आम करते, ये वाला कल्चर आम होता जा रहा है, इसको आम किया जा रहा है। कौन सोच सकता था आज से 20-25 साल पहले कि इंडिया में ये चीज़ें होगी? गंदी आदतें रिप्लेस हो रही हैं अच्छी आदतों के साथ। क्यों? क्योंकि ये दिखाया जा रहा है। शराब की आदत को प्रमोट किया जा रहा है, हीरोज यूज्ड टू ड्रिंक, ये दिखाया जा रहा है। एनीवे जी, टॉपिक पे आते हैं, कुछ हम दूर निकल गए। मक्खी मच्छर ड्रोन्स की बात हो रही थी। इतने छोटे छोटे ड्रोन्स आ गए सर्विलेंस के लिए। तो अगर इंडिया चीन की जंग हुई, जो कि होनी है लाजमी, क्योंकि चेयरमैन माओ का हुक्म है ना, चीनियों को उन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि तिब्बत हथेली है, उसकी 5 उंगलियां वापस लेनी है आपने, और उसके लिए चीन भरपूर तैयारियां भी कर रहा है। इंतज़ार है तो सही टाइम का। उनके नज़दीक सही टाइम क्या है, सोचने की बात है। कौन सा सही टाइम है ये कहना वैसे मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इट्स इन नियर फ्यूचर में हो सकता है। बुनियादी तौर पर चीनी गालिबन अगले दलाई लामा का इंतजार कर रहे हैं, जो कि चीन से ही होगा। मौजूदा दलाई लामा 60 साल से जला वतन है इंडिया के अंदर। तो हो सकता है कि इंडिया और चीन की जंग के दौरान वो अपने फॉलोअर्स को तिब्बत के अंदर ये हुक्म दे दें कि वो कोई गड़बड़ करें तिब्बत के अंदर। हालांकि ये रिमोट थ्रेट है, दूर की पॉसिबिलिटी है, ये इतना यानी मोस्ट प्रोबेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि चीनियों की ग्रिप बड़ी मजबूत है वहाँ पर। बगावत को कुचलने के लिए वो हर वक्त यानी तैयार रहते हैं, और
उनका सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है तिब्बत के अंदर। लेकिन बहरहाल फिर भी थ्रेट तो है ना, CIA इसमें आग में तेल डालने का काम भी कर सकता है, ये भी एक थ्रेट है। दलाई लामा असल में टाइटल है, मौजूदा जो दलाई लामा है ये 14वां दलाई लामा है। इनका असली नाम है टेंजिन गियात्सु। इनको 1992 में नोबेल इनाम भी मिला हुआ है अमन का। ट्रेडिशनल ये होता है कि जो दलाई लामा के बाद मोस्ट सीनियर डिसाइपल होता है वो अगला दलाई लामा बनता है, या वो अगले दलाई लामा को चूज़ करते हैं। लेकिन चीन ने 2011 के अंदर ऐलान कर रखा है कि अगला दलाई लामा चीन की सरकार तय करेगी। मौजूदा दलाई लामा जब 4 साल कुछ महीने का था ना, तो इनको दलाई लामा डिक्लेयर कर दिया गया था। 4 साल का बच्चा था ये। अब ये तय कैसे होता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये दलाई लामा अगला किसने बनना है, ये कैसे तय होता है। ये जो मौजूदा दलाई लामा है, जो कि 14वां दलाई लामा है, ये कैसे आपको बताते हैं कि इनको कैसे सिलेक्ट किया गया था। जब 13वां दलाई लामा जब उनकी डेथ हुई ना, तो उनके करीबी डिसाइपल लग गए थे ढूंढने के लिए नए दलाई लामा को कि वो कहाँ हैं। तो 13वें दलाई लामा की जब डेथ हुई तो उनका सर कहते हैं कि साउथ की तरफ था, साउथ की तरफ उनका सर था। और चंद दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी का सर खुद ब खुद जो है ना वो जनाब ईस्ट की तरफ हो गया, साउथ से ईस्ट की तरफ हो गया। और फिर जिस श्राइन के अंदर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस श्राइन के बाहर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे फंगस लग गया था उस श्राइन के बाहर। तो इससे डिसाइपल्स ने ये नतीजा निकाला कि ये हिंट है कि अगला दलाई लामा तिब्बत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे पैदा हो चुका है। एक नदी है तिब्बत में जिसे कहते हैं लहामोई लाट्सो। इस नदी के लिए मशहूर है कि डिसाइपल्स इस नदी को मराकबे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले दलाई लामा का अक्स इनको इसमें दिखता है, या उसकी लोकेशन के बारे में हिंट उनको इस नदी के पानी के अंदर नज़र आती है। तो डिसाइपल्स जो थे नॉर्थ ईस्ट में, तिब्बत के नॉर्थ ईस्ट में इनको ढूंढने गए। लंबा किस्सा है। फिर इनको ये बच्चा मिलता है जिसकी पैदाइश का टाइम मैच किया गया, जो कि 13वें दलाई लामा के डेथ के टाइम से मिल रहा था, वगैरह वगैरह। क्योंकि माना यह जाता है कि दलाई लामा असल में मरने के बाद दोबारा उसकी रूह किसी नए जिस्म में आ जाती है, ये एक अकीदा है। 1950 में चीन ने तिब्बत वापस ले लिया था। 1949 में चीन आज़ाद हुआ था, या 48-49 में आज़ाद हुआ था। 50 में उसके एक ही साल के बाद चीन ने तिब्बत वापस ले लिया था। क्योंकि चीन कहता है कि ये जो तिब्बत है ना, ये किंग जो डायनेस्टी थी ना, किंग सल्तनत, QING वाला, क्यू वाला किंग, के वाला किंग नहीं, किंग डायनेस्टी थी इनकी एक। तो वो कहते हैं तिब्बत इसका हिस्सा था जो हमसे बाद में छीना गया। तो तिब्बत इन्होंने 1950 में वापस ले लिया। शुरू में अमेरिका और इंडिया वहाँ सिविल वॉर पैदा करवाते रहे कुछ साल तक। दलाई लामा के जो भाई थे ना, वो लीड कर रहे थे इस बगावत को, फौजी ऑपरेशन को। लेकिन जंग जब पीक पे पहुंची तो अमेरिकी इस जंग को बीच में छोड़कर भाग गए। हथियार देना इन्होंने बंद कर दिए ये तिब्बत के बागियों को। इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था सोवियत यूनियन को असल में, क्योंकि सोवियत यूनियन तब तक एक बड़ी पावर बनकर उभर चुका था। अमेरिकियों को डायरेक्ट वो थ्रेट करने लग गए थे। तो इनको डंप कर दिया था अमेरिका ने। और 1959 में फिर दलाई लामा वहाँ से भाग के इंडिया आ गए थे। धर्मशाला के अंदर इन्होंने इंडिया के सहकार से, इंडिया की कोऑपरेशन के साथ इन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। अच्छा, इंडिया को खुद को असल में तिब्बत चाहिए था। इंडिया की नज़रें जो थी ना उस वक्त, वो तिब्बत पे थी, क्योंकि पानी वहाँ से आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल, इन सारे मुल्कों का अक्सर जो नहरों का पानी है वो वहाँ से आता है। वहाँ के ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी आता है नीचे। तो जो तिब्बत पे कब्जा करेगा उसके पास इन सारे मुल्कों का पानी होगा। मोदी जी गला फाड़ फाड़ कर कहते रहते थे ना कि इंडस वाटर ट्रीटी को मैं नहीं मानता और मैं पाकिस्तानियों का पानी बंद कर दूंगा। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया था, अच्छा तू पानी बंद करेगा हमारा। इन्होंने टड़क करके चीन से ब्रह्मपुत्रा दरिया बंद करवा दिया था और मोदी सरकार को मैसेज भिजवा दिया था कि ले बंद कर पानी हमारा। अब वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा मोदी साहब ने पानी का नाम ही नहीं लिया। उधर आरएसएस के गुंडे कहते रहते हैं कि महाराज आपके वादे पे एतबार करके हमने बंजर ज़मीनें खरीदी कि आप पाकिस्तानी पानी चुरा के हमें देंगे, जैसे बांग्लादेश का पानी आप तीस्ता से चुरा के दे रहे हैं हमें, वैसे आप पाकिस्तान का पानी चुरा के हमें देंगे, यहाँ से नहरें खुदवा के देंगे और हम यहाँ बंजर ज़मीनें आबाद करेंगे। तो मोदी जी कहते हैं कि अरे भगवा, ओ तो हम तो का मजाक करत थे। तो तिब्बत जनाब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अमेरिकियों के डंप करने के बाद वहाँ बगावत बंद हो गई थी और चीन ने फिर 1960s में इंडिया से कहा कि अमेरिका तो गया,
अब तेरा क्या होगा कालिया। तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि सरदार हमने आपका पानी पिया है सरदार। उधर से चीनी गब्बर की तरह बोले कि अब गोली खा भाई। बहुत शौक है ना बगावतें मचाने का, नए नए मुल्क बनाने का। इधर का अक्साई चिन भाग यहाँ से, अक्साई चिन ले लिया था चीन ने। तिब्बत मुल्क बनाने के चक्कर में इंडिया अक्साई चिन गंवा चुका है। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी आ चुकी है इनके पास, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की, बिना फौजी मरवाए दे कैन टेक बैक लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया समझ रहा है कि टेक्नोलॉजी में हम भले ही पीछे हैं, लेकिन तिब्बत कार्ड तो है हमारे पास। 1960s में तिब्बत कार्ड ने क्या दिया था इंडिया को, सोचने की बात है ना, तब क्या दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया समझता है कि तिब्बत कार्ड है हमारे पास। बहरहाल अब तक सारे दलाई लामा तिब्बत से आए हुए हैं, और नया दलाई लामा तिब्बत से बाहर हो, वो भी इंडिया से, ये लाना मुमकिन नहीं होगा। और अगर नया दलाई लामा प्रो चाइना आ जाता है, जिसके 99.9% चांसेस हैं, तो तिब्बत कार्ड भी, जो कि बराए नाम है, ये तो ठुस हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चीनी नए दलाई लामा का वेट कर रहे हैं ये सारे एरियाज वापस लेने के लिए, जो कि उनके लिए 5-6 दिन का गेम है खाली इंडिया से वापस लेना। लुकिंग एट देयर इम्प्रेसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी।